Good morning to all of you and welcome to our class 12th history. Can you hear me? आवाज़ आ रही है आपको मेरी? Okay, I am clearly visible to you. साफ दिखाई दे रहा हूँ. Okay, yesterday we had studied about the seals, scripts and weights. अपन ने seals, scripts and weights कल लास्ट क्लास में देखी थी. Now we will start with ancient authority. अब ancient authority means जब इतना बड़ा सिटीज़ थी, शहर थे, मोहनजोदाड़ो था, हड़प्पा था, तो ये जब शहर थे, इतने बड़े बड़े शहर थे, तो इसके ऊपर कोई ना कोई अथॉरिटी तो होगी. कौन रूल करता होगा, कौन इनका राजा होगा, ये तो अपन ने अभी तक पढ़ा ही नहीं. क्यों? क्योंकि अगर कोई भी सिविलाइजेशन होता है तो सबसे पहले अपने पास में उसके किंग की इंफॉर्मेशन आती है. बट यहाँ अपन ने पूरा पढ़ लिया है और लास्ट तक अब आने लग गए. अपन अपने पास अभी तक ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि हु वॉज द अथॉरिटी कौन थी वहाँ. तो देखते हैं एंशिएंट अथॉरिटी. देयर आर इंडिकेशंस ऑफ complex decisions being taken and implemented in Harappan society. Take for instance the extraordinary uniformity of Harappan artifacts as evident in pottery, seals, weights and bricks. Not ably bricks, though obviously not produced in any single center, were of a uniform ratio throughout the region from Jammu to Gujarat. We have also seen that settlements were strategically set up in specific locations for various reasons. Besides, labor was mobilized for making bricks and for the construction of massive walls and platforms. Who organized these activities? तो अपन ये देखते हैं कि जो हड़प्पन सोसाइटी थे उसमें जो फैसले थे वो बड़े कॉम्प्लेक्स थे, और फिर उनको पूरा करने के लिए, उन फैसलों को जो कॉम्प्लेक्स, जो जटिल फैसले थे, उनको पूरा करने के लिए अपने को बहुत सारे क्या मिलते हैं. वन बुक. वापस से मैसेज भेजना बेटा. वन बुक. व्हाट वाज द मैसेज विजयलक्ष्मी? विजयलक्ष्मी, आपने कोई मेरे को चैट पे मैसेज भेजा था. ओके. सो जो जीवन के अंदर जो हड़प्पन समाज था उसके अंदर फैसले जो थे वो बड़े जो फैसले जो थे वो बड़े कॉम्प्लेक्स था, और उनको पूरा करने के भी क्या मिलते हैं, संकेत मिलते हैं. अब उनको कैसे मिले? उदाहरण के लिए जैसे अपन फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, अपन ने जो पीछे पढ़ते हुए आए हैं, जो हड़प्पन की जो पुरानी चीज़ें जो अपन ने पढ़ी है हड़प्पन कल्चर से जो भी अपने को मिले हैं, उनमें क्या थी, एक साधारण, यानी कि मतलब सबके अंदर क्या थी, एक रूपता थी, यानी कि सब चीज़ एक समान थी. फॉर एग्जांपल जैसे अपन ने सील ली, बाट लिए, वेट्स लिए, ईंटें ली. अब जैसे ईंटों का क्या करते हैं कि ईंटों का जो प्रोडक्शन था वो सही बात है कि किसी एक केंद्र पर तो नहीं होता होगा, एक जगह पे तो नहीं होता होगा. फॉर एग्जांपल अजमेर, अपने ईंटों में भी अजमेर में भी ईंटों का प्रोडक्शन होता है, किशनगढ़ में भी प्रोडक्शन होता है, नसीराबाद में भी प्रोडक्शन होता है. पूरे भारत में ईंटों का प्रोडक्शन होता है, कहीं भी बनाई जा सकती है. पर
आप देखिए पूरे हड़प्पन साइट के अंदर जो ईंटों का जो अपन ने रेशियो देखा है वो हर जगह पे सेम था। ऐसा नहीं था कि कहीं पे बड़ी बन रही है, कहीं पे छोटी बन रही है, कहीं पे बीच की बन रही है, कहीं पे गोल बन रही है, कहीं पे ट्रायंगुलर शेप की बन रही है। अपन ने पीछे पढ़ा था कि ईंटें जो पूरी की पूरी जो बनी थी उन सब का रेशियो क्या था, जहाँ पे भी था वो रेशियो क्या था, बिल्कुल सेम होता था। तो अब अपन ये देख सकते हैं कि गुजरात, जम्मू से लेकर के गुजरात तक जितनी भी साइट्स डिस्कवर हुए सब में क्या था, ईंटों का रेशियो सेम था, बाटों का रेशियो सेम था। जो अपन ने वेट्स पढ़े जो लास्ट अपना टॉपिक था, ये क्या था, यहाँ पे ये सारी चीज़ें सेम है। और हमने एक चीज़ ये भी देखी है यहाँ पे खास कि आवश्यकता अनुसार अलग अलग जगहों पर बस्तियाँ बसाई गई थी। अब जैसे शेल्स के लिए लोथल कहाँ पे बसाया गया था, लोथल क्या नाम था उस जगह का, दैट इज बालाकोट कहाँ पे बसाया गया था, अभी बता दूंगा। नोटेबल का मतलब ये बात नोट करने वाली है, ये बात देखने के वाली है, ये बात नोट करने वाली है। नोटेबल का मतलब तो बालाकोट के अंदर अपन ने देखा कि ये किसके ऊपर, कहाँ पे बसा हुआ था, समुद्र तट के ऊपर बसा हुआ था। काहे के लिए, क्योंकि ये यहाँ से क्या मिलते थे, शेल्स मिलते थे, शंख मिलते थे। तो इसी तरह क्या था, अलग अलग बस्तियों को उनकी आवश्यकता अनुसार बसाया गया था कि कौन सी चीज़ कहाँ से प्राप्त हो सकती है, या जिस जगह पे जो चीज़ ईजिली अवेलेबल होगी उस जगह पे बस्तियाँ बसाई गई थी। और इसके अलावा भी जब ये विशाल ऊंची जो बहुत बड़ी जो किलों की जो दीवारें हैं, ये दीवार बनाई जाती थी या बड़े बड़े चबूतरों का निर्माण किया जाता था, बनाया जाता था, तो क्या होता था, इसके लिए लेबर भी मोबिलाइज्ड होता था। यानी कि लेबर एक जगह से दूसरी जगह जाता था, लेबर एक जगह से दूसरी जगह जाता था बनाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी यहाँ पूरा अजमेर के अंदर ओवरब्रिज बन रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं सारे पूरा अजमेर में। तो जो लेबर लगा हुआ है वो अजमेर का नहीं लगा हुआ है, वो लेबर लगा हुआ कहीं बाहर के दूसरी जगह का। यानी कि वो मोबिलाइज, वो ट्रेंड लेबर है इन ओवरब्रिज बनाने के लिए। उनको मालूम है कि हमारे को कैसे बनाना है, तो उनको वहाँ से यहाँ पे बुलाया गया, उन लेबर्स को। तो इसी तरह क्या था, जब ये बड़ी बड़ी दीवारें बनती थी या बड़े बड़े जो काम होते थे, यानी कि महल बनना या दीवार बनाना या और भी कुछ बनाना, तो उसके लिए लेबर्स को मोबिलाइज किया जाता था एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। और इन सभी कार्यों को करवाने के लिए क्या था, कौन इसको संगठित करता था, यानी कि हु ऑर्गेनाइज्ड दीज एक्टिविटीज़, कौन करवाता था इन एक्टिविटीज़ को। कोई तो होगा जो करवाता होगा, कि लेबर इधर से उधर ले जाना, ये ऑर्डर देना कि पूरे हड़प्पन कल्चर के अंदर इतने साइज़ की ईंटें बनेंगी, इससे ज़्यादा की साइज़ की ईंटें नहीं होंगी। वेट का जो है, जैसे 1 kg के अंदर 1000 ग्राम्स रहता है, तो इतना ही रेशियो होना चाहिए। तो कोई तो होगा इन एक्टिविटीज़ को पूरा करवाने के लिए, या ये लोग अपना आप ही करते थे। समझ में आया वाला पैराग्राफ? समझ में आ गया? क्लियर? ओके, वी मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक नाउ, पैलेसेस एंड किंग्स। अब पैलेसेस क्या होता है, कोई बताएगा मेरे को पैलेसेस क्या होता है? महल। चलो अपन इसको प्योर हिंदी भाषा में मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ आज। महल तो मुझे भी सबको मालूम है, अपन ऑर्डिनरी लैंग्वेज में बोलते हैं महल, और इसका प्योर हिंदी मीनिंग होता है
प्रसाद, प्रसाद, अगर आप इसका प्योर हिंदी मीनिंग देखेंगे तो। खैर एनीवे अपन महल लेकर के चलते हैं, महल भी हिंदी है। सो प्लेसेस एंड पैलेसेस एंड किंग्स। तो सबसे पहले तो आपके पास एक बुक के अंदर पेज नंबर 16 के ऊपर एक फिगर दे रखा है, आप उसको अच्छी तरह से देख लीजिए, जिसके नीचे लिखा हुआ है प्रीस्ट किंग। ये वाला फिगर जिसके नीचे लिखा हुआ है प्रीस्ट किंग, देखा सबने? गॉट इट? देख लिया? चलो अब आगे चलते हैं। इफ वी लुक फॉर अ सेंटर ऑफ पावर और फॉर डिपिक्शंस ऑफ पीपल इन पावर, आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स प्रोवाइड नो इमीडिएट आंसर्स। तो फर्स्ट जो सेंटेंस है उसका ये मतलब है कि अगर अपन किसी सत्ताधारी लोगों के विषय में, यानी कि अगर अपन किसी सेंटर ऑफ पावर, किसी रूलर के बारे में या किसी और पावर के बारे में अगर डिपिक्शंस करते हैं या वर्णन करना चाहते हैं हिस्टोरियंस, तो आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स के अनुसार उनके पास इसका कोई आंसर नहीं है कि कौन रूलर था, कौन पावर में था, इसका कोई आंसर नहीं है हिस्टोरियंस के पास। कि हु वॉज द किंग, वर देयर वॉज पैलेसेस, इसका कोई आंसर नहीं है हिस्टोरियंस के पास। अ लार्ज बिल्डिंग फाउंड एट मोहनजोदाड़ो वॉज लेबल्ड एज अ पैलेस बाय आर्कियोलॉजिस्ट, but no spectacular finds were associated with it. A stone statue was labeled and continues to be known as the priest king. This is because archaeologists were familiar with Mesopotamian history and its priest king and have parallels in Indian origin. But as we see, the rituals practices of the Harappan civilization are not well understood yet, nor are these any means of knowing whether those who performed them also held political power. तो आर्कियोलॉजिस्ट ने मोहनजोदाड़ो में मिले एक विशाल भवन को पैलेस की संज्ञा दी। एक खुदाई के अंदर एक बहुत बड़ा भवन मिला, एक बहुत बड़ा भवन जिसका बिल्डिंग मिली, उसको आर्कियोलॉजिस्ट ने किसके क्या मेंशन किया, उसको एज अ पैलेस। परंतु इससे संबंधित कोई भी भव्य वस्तु नहीं मिली, कोई भी इससे संबंधित वस्तु नहीं मिली कि ये वास्तव में महल था या नहीं था। एक पत्थर की मूर्ति को प्रीस्ट किंग यानी कि पुरोहित राजा की संज्ञा भी किसने दी है? आर्कियोलॉजिस्ट ने दी है। जो मैंने अभी आपको फोटो दिखाई प्रीस्ट किंग की, एक ऐसी ये मिली थी, तो इसको क्या बोला गया, ये जो मूर्ति मिली इसको क्या बोला गया? प्रीस्ट किंग। और इसको प्रीस्ट किंग क्यों बोला गया? ऐसा इसलिए क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट मेसोपोटामिया के इतिहास तथा वहाँ के जो प्रीस्ट किंग थे से परिचित थे या उनके उसके बारे में जानते थे। ऐसा इसलिए इस मूर्ति को भी प्रीस्ट किंग कहा गया है क्योंकि जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो क्या थे, मेसोपोटामिया के अंदर भी जो ऐसे मेसोपोटामिया के टेक्स्ट के अंदर जो प्रीस्ट किंग्स का वर्णन हुआ है उससे वो लोग क्या थे, उस प्रीस्ट किंग से वो लोग क्या थे, नोन थे। इसलिए इसको भी जो मूर्ति मिली है इसको भी क्या बोला गया है, प्रीस्ट किंग ही बताया गया है आर्कियोलॉजिस्ट से। और यहाँ समानताएं उन्होंने सिंधु क्षेत्र में भी ढूंढी। अब इंडस, अब यही समानता है, यानी कि जो मेसोपोटामिया में मिलती है प्रीस्ट किंग की जो वैसे ही उन्होंने अपने इंडस एरिया के अंदर भी ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं मिल पाया, तो इसको उसी की संज्ञा दी है प्रीस्ट किंग की। और आगे अपन देखते हैं
द रिचुअल प्रैक्टिसेस ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन आर नॉट वेल अंडरस्टूड। रिचुअल का रिचुअल जिसको अपन बोलते हैं रीति रिवाज, जो रीति रिवाज थे हड़प्पन कल्चर से, तो द रिचुअल प्रैक्टिसेस ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन आर नॉट वेल अंडरस्टूड yet nor are those any means of knowing whether those who performed them also held political power। मीन्स अपने जो हड़प्पा सभ्यता थी उसके जो रीति रिवाज थे या प्रथाएं थी उसकी अभी तक ठीक प्रकार से समझी नहीं जा सकी हैं। जो भी रीति रिवाज थे या जो भी प्रथाएं थी उनकी वो अभी तक ठीक तरह से समझी नहीं जा सकी हैं, और ना ही ये जानने के साधन उपलब्ध हैं कि क्या जो लोग इन प्रथाओं को कराते थे उन्हीं के पास राजनीतिक सत्ता होती थी। यानी कि मीन्स कि जो लोग इन जो ये रिचुअल्स थे, जो ये रीति रिवाज थे, जो ये प्रथा को करवाते थे, क्या वही लोग पावरफुल थे, क्या पॉलिटिकल पावर भी उन्हीं के पास थी, ये भी जानने के लिए अपने पास कोई भी साधन उपलब्ध अभी तक नहीं हो पाए। यानी कि ना तो कहीं लिखा हुआ मिला है, ना कोई इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, ना ऐसी कोई चीज़ मिली है जिससे कि अपन बता सकें कि पॉलिटिकल की पावर किसके पास थी। अब या तो जो रीति रिवाज प्रथाएं, जैसे अपने पंडित होते हैं जो रीति रिवाज प्रथाएं कराते हैं, तो उन्हीं के पास ही पावर थी, या कोई और भी पावरफुल थे जिनके पास पावर थी। ऐसा कुछ भी अभी तक डिपिक्ट नहीं हो सका है और ना ही इसके बारे में कुछ जानकारी मिली है। गॉट इट? क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? ओके, देन वी मूव अहेड, आगे चलते हैं। Some archaeologists are of the opinion that the Harappan society had no rulers and that everybody enjoyed equal status। अब देखिए मैं पॉइंट वाइज चलता हूँ। Some archaeologists are of the opinion that Harappan society had no rulers and that everybody enjoyed equal status। यानी कि कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का मत ये है कि जो हड़प्पन समाज था, जो हड़प्पन कल्चर थी, हड़प्पन सोसाइटी थे, उसमें कोई भी रूलर नहीं था तथा समाज के सभी लोग क्या थे, इक्वल थे और इन्जॉय करते थे इक्वल स्टेटस, यानी कि समाज के सब लोग क्या थे, समान थे और कोई रूलर नहीं था। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट की थॉट्स ये हैं। अदर्स फील देयर वाज नो सिंगल रूलर बट सेवरल, दैट मोहनजोदारो हैड अ सेपरेट रूलर, हड़प्पा अनदर एंड सो फॉर्थ। और कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि यहाँ कोई एक नहीं बल्कि कई रूलर थे, जैसे कि मोहनजोदाड़ो का अलग, हड़प्पा का अलग, और जो दूसरी जो साइट से मिली हैं अपने को उनके अलग अलग रूलर थे। येट अदर्स आर्ग्यू, अब इसके अलावा जो और हैं वो क्या आर्ग्यू करते हैं, येट अदर आर्ग्यूज दैट देयर वाज अ सिंगल स्टेट गिवन द सिमिलरिटी इन आर्टिफैक्ट्स, द एविडेंस फॉर प्लान्ड सेटलमेंट्स, द स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो ऑफ ब्रिक साइज एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेटलमेंट्स नियर सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल। एज ऑफ नाउ द लास्ट थ्योरी सीम्स द मोस्ट plausible as it is unlikely that the entire community could have collectively made and implemented such complex decisions। अब कुछ और दो तो मैंने बता दिए, कुछ तो क्या कहते थे कि कोई शासक ही नहीं था, सब पूरा समाज इक्वल था। कुछ ये कहते थे कि अलग अलग जगहों के अलग अलग रूलर थे। अब थर्ड वाले क्या कहते हैं, कुछ और ये अपना व्यू देते हैं कि ये एक ही राज्य था, कि पूरा राज्य एक ही था। जैसा कि आर्कियोलॉजिकल जो अपने को समानताएं मिली हैं, प्लैन्ड सिटीज़ मिली हैं कि, और ईंटों के जो मैंने अपने पहले भी पढ़ा, ईंटों के जो आकार मिले हैं सब जगह एक जैसे थे। ठीक है,
और बस्तियों का कच्चे माल के पास में स्थापित होना, यानी कि जहाँ पे रॉ मटेरियल्स मिलता था वहीं पे बस्तियाँ क्या थी, बनाई जाती थी। तो ये कुछ हिस्टोरियंस का मत है कि ये पूरा राज्य जो था ये एक ही राज्य था, और अभी तक की स्थिति में, यानी कि एट प्रेजेंट तक की स्थिति के अंदर जो है वो कि अगर अपन सोचें तो सबसे युक्तिगत, यानी कि सबसे बेस्ट जो तर्क है, जो सबसे बेस्ट व्यू है, तीनों अपन ने जो 3 व्यू पढ़े हैं उनके अंदर से सबसे बेस्ट व्यू है वो है थर्ड वाला ये कि ये एक ही राज्य था, और इसके अंदर अपने को सब जगह क्या मिलती है, चाहे आर्कियोलॉजिकल हो, चाहे अपने ब्रिक्स हों, चाहे वेट्स हों, चाहे जो भी हो, सबके अंदर क्या मिलते हैं, समानताएं मिलती हैं। एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नियर सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल, और बस्तियों का रॉ मटेरियल्स के पास में इस्टेब्लिश होना, जैसे कि मैंने आपको अभी बालाकोट का एग्जांपल दिया था। तो थर्ड वाला जो वो है, ये क्या है, ये व्यू जो है इसके अंदर थोड़ा सा दम है, थर्ड वाले व्यू के अंदर। क्लियर? एनी क्वेश्चन? कुछ क्वेश्चन करना है आपको? प्लॉसिबल का मतलब होता है मुमकिन होना, यानी कि अपन ये मान लेते कि ये मुमकिन है कि ये पूरा राज्य क्या था, एक ही था। क्लियर है ना? एनीबडी एल्स, एनी प्रॉब्लम? Okay, on Monday we will take the next topic and try to complete the chapter as soon as possible, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, ख़त्म ही नहीं हो रहा। क्लियर? Okay, till then, bye and thank you to all of you.